हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का एक इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज टुडे वी आर डिस्कसिंग कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर में दिसंबर 25 के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, कैसे इस पेपर को तैयार करना चाहिए एंड मैनी मोर थिंग्स। उन सारी चीजों पे हम आएंगे, बट बिफोर दैट लेट अस फर्स्ट एक्नॉलेज द काइंड ऑफ रिजल्ट दैट वी ऑब्जर्व फॉर ग्रुप टू। इस तरह का हर बार नहीं होगा। ग्रुप टू में 30% रिजल्ट था, इसके बावजूद ऑब्वियसली 30 का हुआ तो 70% का नहीं भी हुआ ये ग्रुप। एंड जाहिर सी बात है, मैं उस 70% को आज एड्रेस कर रहा हूँ। वो 70% स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रुप टू इस बार क्लियर नहीं किया, उसमें मुझे पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा पेपर है जिसमें बच्चे फंसे हैं, जिसमें जेन्युइनली बच्चों को दिक्कत आई है, और दिक्कत आने के बाद में मार्क्स नहीं आ रहे। इसका मतलब ये एकदम नहीं है कि मार्क्स आ नहीं सकते, मार्क्स आते हैं, बट मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत कैसे की जाए? सर, जून में गलती हो गई, अब कैसे इसको ठीक करें, दिसंबर में कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें, इसके ऊपर चर्चा करनी है। तो सर ये वीडियो ले आओ, आपने रिक्वेस्ट किया, ये वीडियो आ गया। बट एज वी प्रोसीड विद दिस वीडियो, मुझे पता है आपका मन नाराज है, आपका मन बड़ा ही खराब सा हो रखा है, क्योंकि एग्जाम क्लियर नहीं हुआ होगा शायद आपका जून में। या कई बच्चे देख रहे हैं जो जून के अपने फ्रेंड लोगों के रिजल्ट्स देख करके हताश हो रहे हैं कि सर हमारा दिसंबर में क्या होगा, हमको उसके लिए टेंशन हो रहा है। तो यार सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप थोड़े ना खुश मिजाज हो जाइए, थोड़े से प्लीज जॉली मूड में आ जाइए। एक रिजल्ट खराब होना इज नॉट द एंड टू दिस जर्नी। ये रिजल्ट खराब होना, इट इज, I would say, possibly a stop where you can learn from your mistakes, where you can laugh at your mistakes, and you can learn to grow stronger and better. अब ये सब कैसे होगा यार? सबसे पहले इसके लिए ना आपको भूलना पड़ेगा बाकी बातों को, और सबसे पहले खुश होना पड़ेगा। और खुश होने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि भैया मस्ती मजाक चालू रखिए अपने जीवन में। अपने जीवन में एकदम लाइट रखिए, जीवन को इजी रखिए। ग्रुप टू प्रिपेयर करना है, दिसंबर में देना है। लो, मैं बोल रहा हूं ना, हो जाएगा। सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग दिसंबर में क्लियर करना है, पास करना है, हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं हो जाएगा। शुरू तो इस बात पे करें ना कि हाँ हो जाएगा। और एक थोड़े से लाफ्टर क्वेश्चन के साथ शुरू कीजिए। मैं आपको पूरी गाइडेंस देने वाला हूं। इस वीडियो के एंड तक जाते जाते कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स भी हैं, उन सारी चीजों को भी आपके सामने रखूंगा। शुरुआत करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर अपने बात करें तो यार इस पेपर में पास करना या स्कोर करना मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कैसा नजर आता है। तो इंट्रोडक्शन में तो भैया, ये जब आप पेपर खोलेंगे, जो लोग ताजा ताजा क्लासेस लिए हैं उनको सिलेबस देख करके ना ऐसे एकदम फीलिंग आएगी, एकदम ये वाली कि यार ये क्या सिलेबस है, इतना छोटा सा सिलेबस है, गिनती के 7-8 चैप्टर्स हैं, क्या ही तो है सिलेबस में। जाहिर सी बात है, ऊपर ऊपर से देखने से ये सिलेबस एकदम वैसा ही लगेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको इसका ट्रू नेचर समझ में आएगा सब्जेक्ट का। ये इसका ट्रू नेचर ये है कि इसमें मैक्सिमम चीजें उतारी गई है फ्रॉम सीएमए फाइनल्स। सीएमए फाइनल में जो आपका एससीएम का पेपर होता है, पहले पहले तो सारे एससीएम में ही आते थे, अब वो एससीएम के क्वेश्चंस उतार उतार करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डाले जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से एक ओवरलैपिंग नेचर है इस पेपर का, एंड मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी एंटायरली रॉन्ग, बट 2026 के सिलेबस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग की परिभाषा शायद बदलेंगे वो लोग। या तो इस सब्जेक्ट को ही उड़ाएंगे या फिर इस सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, कुछ तो करेंगे। क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये फंस गया बेचारा बीच में पेपर। ये कॉस्ट अकाउंटिंग से भी मैच खाता है तो एससीएम से भी मैच खा जाता है, एंड इसकी वजह से जो लेवल है वो थोड़ा फाइनल की तरफ भी जाता है बीच बीच में। तो इस वजह से जैसे जैसे आप इसमें पढ़ाई करोगे, पढ़ाई के दौरान आपको फील हो जाएगा कि हाँ यार ये थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग है, जितना इजी लग रहा था उतना इजी है नहीं। एंड जब आप एग्जाम देकर के आओगे तब तो ये आपकी हालत ही खराब हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम इज एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग। एग्जाम में दो बड़े क्वेश्चंस आते हैं, 14-14 नंबर के, केस स्टडी ओरिएंटेड होते हैं, डेंजरस होते हैं, एंड स्टूडेंट्स आमतौर पे एग्जाम में एकदम पैनिक कर देते हैं। इस बार भी जब ग्रुप टू के रिजल्ट्स आए, ये कहना गलत नहीं होगा कि एफएम में बॉम्बार्डिंग मार्क्स आए सबके। हमारे तरफ से 60, 70, 80 हर तरह के मार्क्स देखने को मिले। मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था कि 80s में भी बच्चों के बहुत इजीली एफएम के स्कोर्स थे। पर जिन बच्चों ने 80s में स्कोर किया इन एफएम, उनके स्कोर 60s में ही थे एमए में भी। और जिन्होंने 60s में स्कोर किया इन एफएम, उनके स्कोर्स पॉसिबली 50s या 40s में थे इन एमए में। इसका मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि एमए में इन ऑन एन एवरेज 15 नंबर का गैप है विद रिस्पेक्ट टू एफएम। तो एफएम से 15 मार्क्स लेसर है, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा तो डेंजरस पेपर दिख ही रहा है। अब इसको कैसे ठीक किया जाए, व्हाट शुड बी द आइडियल स्ट्रैटेजी, जिससे आप अपने दिसंबर 25 के टर्म को एकदम बेहतरीन कर सकते हैं। आइए उस पर डिस्कशन करते हैं।
सबसे पहले एमए का ट्रू सेंस आप समझो। एमए इज एन आइसबर्ग, यानी कि जितना आपको दिख रहा है ये उतना है नहीं। तो जो लोग भी ऊपर ऊपर से देख करके एमए को बहुत हल्के में लेना चाहते हैं, बोल रहे हैं सर कोर्स कंटेंट 85 आवर्स में तो सारे टीचर्स कंप्लीट करा दे रहे हैं, तो इसमें क्या ही है। बात सही है, इसमें पढ़ाने को कुछ नहीं है। मैं थ्योरी भी जब पढ़ाता हूं तो मुझे लगता है क्या ही थ्योरी है, इतनी सी तो थ्योरी है इसकी, इतना सा तो प्रैक्टिकल है इसका। सही बात है, यहां सारा एप्लीकेशन का खेल है। तो यहां इंस्टीट्यूट आपको केस स्टडी जब देता है तो दे वांट यू टू एम्प्लॉय योर ब्रेन। अब यहां पे क्या होगा, देयर इज अ ग्रेट चांस कि आपको नया टाइप का ही कोई सवाल दिखेगा, क्योंकि एमए एक नया पेपर आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल प्रैक्टिस फ्रॉम लिमिटेड है। अब वो लिमिटेड होने के कारण एग्जाम में कुछ नया ही देखने को मिलता है, और नया देखने को मिलता है तो आपको अपना दिमाग लगाना है। आपने जो सीखा है आपको उसको अप्लाई करना है, विच इन जनरल इज अ वेरी टफ थिंग टू डू। इसके अलावा मैंने आज से नहीं, मैंने ये कॉशनरी मैसेजेस कब से फ्लैग करना शुरू किया था, जब ये सिलेबस अनाउंस हुआ था। शुरुआत में मेरे को भी एकदम वैसा ही फीलिंग था, आहा आजा आजा इतना इजी पेपर, एंड ग्रेजुअली समझ में आने लगा कि इसका पेपर टफ बन सकता है, एंड इंस्टीट्यूट एग्जैक्टली वही करने लगा। जून 23 से आज तक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर्स जब भी सेट हुए हैं, अभी ट्रू पोटेंशियल पे गए भी नहीं है, सच बता रहा हूं। दीज आर नॉट टफ पेपर्स। अभी जो जून 25 का भी पेपर हुआ था, दैट वाज स्टिल मैनेजेबल। वो पेपर खराब नहीं था, उसमें स्कोर किया जा सकता, 60+ भी स्कोर किया जा सकता था। हाँ, मैं ये ऐसे बोगस क्लेम्स नहीं करूंगा कि 90 लाया जा सकता था, 95 लाया जा सकता था, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। पर 60+ लाया जा सकता था इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर। उसके बावजूद कई बच्चे, मतलब मैक्सिमम बच्चे नहीं लेकर के आ पाते हैं 60+। तो ये पेपर है चैलेंजिंग, और मैं जितना इस पेपर को समझ पा रहा हूं, ये तो अभी चैलेंज शुरू भी नहीं हुआ है। अगर इंस्टीट्यूट आपसे दुश्मनी निकालने में लगे तो एमए के पेपर को ऐसा डिजाइन कर सकता है कि ये आपकी पूरी सीएमए फाइनल की जो भी विजन है उसको तोड़ के रख देगा। फाइनल में तो तब जाओगे बच्चा जब यहां से निकलोगे। तो इंस्टीट्यूट अभी तक बहुत रहम दिल है, तो रहम दिल है तब तक निकल लो यहां से। क्या पता इंस्टीट्यूट का मूड बदल जाए और इस पेपर का एकदम वो लोग व्यारे न्यारे करवा दे। तो वो कैसे करें, बहुत सिंपल है। लेट्स स्टार्ट विथ अवेयरनेस, एकदम बेसिक अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सिलेबस का कोई एबीसी वेबीसी कुछ नहीं कर रहा, मैं सीधा बोल रहा हूं भाई इजी एरियाज है एंड टफर एरियाज है, ठीक है, डिफिकल्ट एरियाज है। इजी एरियाज को देखो, ये सब है, आप स्क्रीनशॉट ले लो अभी, ठीक है। इजी एरियाज में मेरे हिसाब से एमसीक्यूज है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है। ये मार्जिनल कॉस्टिंग छोटे क्वेश्चंस जो आते हैं ना, ये वो वाला पार्ट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केस स्टडीज या फिर एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, मैं उसके बारे में बात कर रहा। वी हैव बजटरी कंट्रोल, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड डिसीजन थ्योरी। ये सब के कौन कौन से क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर है और क्या मार्क्स है इसके, वो सारे मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर रखे हैं। इनका वेटेज, इन सब का वेटेज 65 मार्क्स का हो जाता है एग्जाम के लिए। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? प्रॉब्लम यहां नहीं आती कि 65 मार्क्स आप स्कोर नहीं कर सकते इसमें से। प्रॉब्लम यहां ये आती है कि हर जगह इनका जो काउंटर पार्ट है वो इजी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैंने 2B लिखा लेकिन 2A लिस्ट में नहीं है। यहां मैंने 4A लिखा, 4B लिस्ट में नहीं है। 6B लिखा, 6A लिस्ट में नहीं है। 7A लिखा, 7B लिस्ट में नहीं है। 8A लिखा, 8B लिस्ट में नहीं है। इसका मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पूरे पेपर में हर बार प्रॉब्लम होगी। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो उस क्वेश्चन का एक पार्ट बहुत अच्छे से आ रहा होगा, एक पार्ट नहीं आ रहा होगा। ये कॉमन चीज है, ये होगा हर किसी के साथ में, एंड देयर इज अ ग्रेट चांस कि आप इसमें फंसने वाले हो। पर फिर भी अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 को अवॉइड कर देते हैं तो आप चाहें तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो पूरे 65 मार्क्स इन इजी एरियाज में से आप कर सकते हैं तैयार। अब जाहिर सी बात है, इजी एरियाज को इजी बोलना बहुत आसान है, उसको इजी बनाना पड़ता है, और बनाने का क्या प्रोसेस है थोड़ी देर में बात करेंगे। फिर आते हैं डिफिकल्ट एरियाज। अब ये डिफिकल्ट एरियाज वो हैं जहां मैं खुद मानता हूं कि हाँ यार ये डिफिकल्ट है, स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, और कोई भी एक एवरेज बच्चा एग्जाम देने जाएगा उसको लगेगा ये टफ, ठीक है। तो इसमें मैं थ्योरी को डाल रहा हूं। अब थ्योरी इन जनरल टफ नहीं है, बट थ्योरी में स्कोर करना टफ है, ठीक है। थ्योरी पढ़ने में क्या जाता है, पर एग्जाम में ठीक क्वेश्चन का ठीक जवाब देना ये चैलेंजिंग होता है। तो ये करना, आपको 3 क्वेश्चन का एक्सपोजर मिलता है, 21 मार्क्स का ये एक्सपोजर है। मेरे हिसाब से मैनेजमेंट अकाउंटिंग में थ्योरी प्रिपेयर करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एम्फेसाइज करवाऊंगा इसके ऊपर मैं बाद में, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थ्योरी तो आपको करना ही पड़ेगा। अब वो थ्योरी करने के बाद में इसमें स्कोर कर पाना डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने इसको डिफिकल्ट एरिया में डाला है। देन आता है मार्जिनल कॉस्टिंग का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, जिसपे केस स्टडी वगैरह टाइप के क्वेश्चन आता है, एंड ट्रांसफर प्राइसिंग भी इसी में इंक्लूडेड है। तो इस पे दोनों मिला करके 21 मार्क्स का वेटेज है, जिसमें एक छोटा क्वेश्चन आएगा और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। सो बड़े क्वेश्चन को यू मे स्किप, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, बट 4B जो है वो तो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, इन मोस्ट केसेस करना पड़ेगा। तो ये जो है इसका भी एक्सपोजर है 21 मार्क्स का। इसको मैं जनरली थोड़ा सा डिफिकल्ट गिनता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता ही है।
देन मार्जिनल, बजटेड और स्टैंडर्ड में से एक और बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, ये 14 नंबर का आएगा। इंस्टीट्यूट ने हाल फिलहाल के एमक्यूपीज में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 14 नंबर का सवाल दिया है, 14 मार्क्स का सवाल दिया है, हालांकि एग्जाम में टेस्ट नहीं किया। आने वाले टर्म्स में क्या होगा कोई नहीं जानता। तो ये स्टैंडर्ड से आ सकता है, ये बजट से आ सकता है, ये मार्जिनल से आ सकता है। ये अगेन 14 मार्क्स का आएगा, केस स्टडी बेस्ड आएगा, इजी नहीं आएगा। एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ग्रुप 1 का बहुत इजी है, ओनली मटेरियल एंड लेबर। बट यहाँ पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, सेल्स एंड रिको, ये सारी चीजें मिला करके एक धमाकेदार पैकेज बनता है। एंड सच बताऊं तो एकदम जस्टिफाइड वेटेज भी नहीं है ये। सिर्फ 7 मार्क्स के लिए इतने बड़े चैप्टर को प्रिपेयर करना इज वेरी डिफिकल्ट, एंड दिस इज द रीजन दिस हैज आल्सो बीन प्लेस्ड इन द डिफिकल्ट एरिया। अब मैंने तो आपको बोला इजी एंड डिफिकल्ट, लेकिन आपने सुन लिया कि ये करके जाना और ये छोड़ के जाना है। अरे शर्म करो थोड़ा सा, अभी जून टर्म तुम्हारा खराब हुआ है, दिसंबर के लिए अभी से छोड़ना पकड़ना, ये क्या चल रहा है? हमको लिखी हुई सारी चीजें करके जाना भाई, हर एक चीज करके जाएंगे। हाँ, इजी एरियाज के लिए अलग स्ट्रैटेजी होगी एंड डिफिकल्ट एरियाज के लिए अलग स्ट्रैटेजी होगी, ये मैं अभी आपको दिखा दूंगा, लेकिन करना सब कुछ है। तो जो भी अभी सिलेक्टिव की बू आ रही है जिसको, बाय बाय बाय। एबीसी एनालिसिस को इसीलिए बदनाम किया जा रहा है। एबीसी एनालिसिस, सबको ऐसा लगता है कि एबीसी एनालिसिस का मतलब होता है छोड़ के जाओ, कुछ छोड़ के नहीं जाना होता है। एबीसी एनालिसिस का मतलब होता है कि कुछ चीजों को बहुत स्ट्रांग करके जाओ, और कुछ चीजें अगर स्ट्रांग नहीं है तो उसका टेंशन मत लो। तो आते अपने इजी एरियाज पे। अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, जिसको भी पासिंग मार्क्स चाहिए भाई, एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी है, आप इजी एरियाज पे फोकस करो। इजी एरियाज का जो टोटल वेटेज था वो 65 मार्क्स का था। स्कैनर प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, खुले आम इतना दम लगा दीजिए कि आप इसमें एब्सोल्यूट मास्टर बन जाएं इन टॉपिक्स के। एब्सोल्यूट मास्टर वो बनता है जो इन टॉपिक्स में जो भी सवाल आएगा बना देंगे, इस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाए। अब ये आएगा कैसे? घनघोर प्रैक्टिस करके। और लास्ट में आपको ये सब करने के बाद खुद से क्वेश्चन करना है कि क्या 65 में से 50 आ सकता है मेरा? नाउ आई नो दिस इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। 50 पे कंफर्ट नहीं आ रहा, 45 ले लो, 40 ले लो, उसके नीचे नहीं जा सकते। यू विल हैव टू आस्क योरसेल्फ, एम आई गेटिंग 40 और 45 और 50 आउट ऑफ 65 द इजी एरिया? इफ यस, देन यू आर प्रिपेयर्ड। इफ नॉट, रिपीट स्टेप नंबर 1 एंड 2। यानी जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आए कि इजी एरियाज में ही मेरा 50 आ जाएगा, मेरा 45 आ जाएगा, मेरा 40 आ जाएगा, तब तक आप इजी एरियाज को ठीक से प्रैक्टिस नहीं किए हो, इजी एरियाज को ठीक से कॉन्कर नहीं किए हो, मास्टर नहीं किए हो। तो ये पहले आप अंदाजा लगाइए। मैंने आपको बोला था स्क्रीनशॉट लेने को, जस्ट इन केस आपने मिस कर दिया, वीडियो वापस जाकर के पीछे वहां पे देख सकते हैं कौन कौन से इजी एरियाज की बात करी, उनको तैयार कीजिए। स्कैनर से प्रैक्टिस कीजिए, हर एक तरह का सवाल बनाने की चेष्टा कीजिए। दिसंबर का एग्जाम दूर है, प्रैक्टिस कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा। फिर आप प्रिपेयर कीजिए कॉन्टिंजेंसीज के लिए। कॉन्टिंजेंसी है, जब मैंने शुरुआत में बोला ना कि पेपर हो सकता है टफ भी आ जाए, तब क्या? तो अगर पेपर टफ आएगा तो आपका ये जो 65 में 40 सोचा हुआ है शायद वो भी नहीं आ रहा होगा, शायद आप 30 में आ जाओगे। सो इफ यू आर स्कोरिंग ओनली 30 आउट ऑफ 65, तब आपका पास होना थोड़ा सा मुश्किल होते जा रहा है। उस समय आपको और एक्स्ट्रा प्रिपरेशन ही बचाएगा। तो वो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कैसे होगा? आप थ्योरी तैयार कीजिए और फिर केस स्टडीज के लिए खुद को तैयार कीजिए। मैं यहां पे लिखा हुआ भी है कि कोई नहीं कह रहा है कि ये इजी है, पर करना है ये जरूरी है। इसके अलावा सिलेबस पूरा कंप्लीट कीजिए। मैंने आपको बोला सिलेक्टिव स्टडी करने से काम नहीं चलेगा। लास्ट में आते हैं अपने इंपॉर्टेंट, जो मैं बोल रहा था कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो अनाउंसमेंट यही है कि बस तैयारी होती रहेगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए मैंने आपको एक बेसिक गाइडेंस दे दी है कि हाउ कैन यू वर्क दिस आउट, कैसे आप 60+ का भी स्कोर ला सकते हो उस पेपर में। इजी एरिया को पकड़ो, एकदम ढूंढ दो, और जो थोड़ा टफर एरियाज है उस पर मैनेज करते हुए चलो। अब मैं अपनी तरफ से इनपुट ये दे रहा हूं कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए यूट्यूब पे। हम लोग यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे कब से? फ्रॉम 2 सितंबर 2025। एमए के लिए करेंगे, दिसंबर 25 के लिए करेंगे। पेड होगा कि फ्री होगा? इट विल बी फ्री। लाइव करोगे तो फ्री है। और तुमको अगर है कि नहीं सर हमारे तो कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, सर हमारे तो कॉन्सेप्ट में ही प्रॉब्लम है, तो बैच एनरोल करो, क्योंकि बैच के अंदर इसका रिकॉर्डिंग भी डालेंगे हम, बट वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं रहेगा। सो लाइव करने के लिए आप यूट्यूब पे आ सकते हैं और लाइव देख सकते हैं। शुरुआत के 10-15 जो सेशंस हम लोग करेंगे उसको तो ऑब्वियसली यूट्यूब पे रहने देंगे, लेकिन बाद में सिर्फ लाइव ओनली मोड में करेंगे।
इसमें क्या करेंगे, हम ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मिला करेंगे, शाम को 4 बजे वाले टाइम पे 90 मिनट्स का सेशन करेंगे, यानी 1.5 आवर्स का सेशन करेंगे फॉर एमए। ऑलरेडी कॉस्ट का कर रहे हैं हम ये एक एक घंटे करके, तो इसमें करेंगे 1.5 घंटे करके। एंड सिर्फ पढ़ाई होती है इसमें, बकवास कुछ होता नहीं है। सो इट इज अ प्रैक्टिस सेशन फॉर ऑल। और बाद में जाकर के ये प्राइवेट होगा। शुरुआत में 10-15 सेशन हम लोग प्राइवेट नहीं करेंगे, बाद में प्राइवेट करेंगे। मेरे को पता है ये क्वेश्चन आने वाला है चैट में कि हम लोग एनरोल नहीं करना चाहते, हम क्यों जबरदस्ती री एनरोल करें। भाई मैं बोल भी नहीं रहा री एनरोल करने के लिए। आपने क्लासेस ले रखी है, आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस लो है, आपको नहीं करना री एनरोल, लेकिन डिसिप्लिन तो लाओगे ना भाई। मैं आपको 4 बजे बुलाऊंगा, आपको 4 बजे ही आना है। मैं 5:30 बजे वीडियो प्राइवेट करूंगा और 5:30 बजे तक आप बोलोगे आप कर दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको मेरे साथ में आना है लाइव, मेरा हौसला बढ़ाना है कि सर आप एफर्ट डाल करके आ रहे हो तो हम भी एफर्ट डाल करके आ रहे हैं, और हम आपके लिए जो बोलते हैं ना एनकरेज कर रहे हैं आपको कि सर आप लगे रहो, हम भी लगे रहे। तो बस आप मुझे एनकरेज करते रहिएगा पूरा सितंबर। अक्टूबर फर्स्ट वीक छोड़ करके छुट्टियां हैं उस समय, फिर अक्टूबर सेकेंड वीकेंड ऑनवर्ड्स एंड नवंबर का कुछ पोर्शन अपने बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। और जिसने मेरे साथ ये पूरा प्रैक्टिस का पूरा सीरीज कर लिया यूट्यूब पे, भाई साहब फिर बात करेंगे अपने कि आपका दिसंबर 25 में क्या होता है। ठीक है, सो ये था मेरी तरफ से एक ओवरऑल सॉलिड स्ट्रैटेजी जो कि आपके एमए के लिए आपको शायद एक धमाकेदार बूस्ट दे सकता है। कोई अभी 35 पे है, वो 65 पे पहुंचते हुए देखेगा खुद को। कोई अभी 28 पे है, वो 58 पे पहुंचते हुए देखेगा खुद को। आप देख लो जून 25 और दिसंबर 25 दोनों रिजल्ट्स साथ में पैच करके बाद में आप लोग ही भेज रहे होंगे मेरे को कि सर पहले ये था अब ये हो गया। थैंक्स टू योर यूट्यूब सीरीज, थैंक्स टू योर गाइडेंस एंड थैंक्स टू ऑब्वियसली योर एफर्ट्स, नॉट माई एफर्ट्स, योर एफर्ट्स। तो आप देंगे ना इतना एफर्ट। जो मैंने बताया समझ में आई बात की नहीं आई? नहीं आई? वीडियो वापस देखो। चलो खुलता हूं, बाय बाय।